क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने समझा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, कैसे जो है पहली सेल का फॉर्मेशन हुआ। और इस बारे में हमने जो है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी बात किया हुआ है और बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में भी हमने इस चीज को समझा हुआ है। ठीक है ना। तो हमने ओपेरिन और हेल्डाने की थ्योरी को देखा, हमने मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को देखा हमने, और हमने पता लगाया कि कोएसर्वेट्स क्या होते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार से जो है अमाइनो एसिड्स बने थे। तो हमने इन प्रयोगों के ऊपर बात किया कि इसके पहले हमने बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस को भी कंपेयर किया था कि लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया उन्होंने कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन जीवन कैसे पहली बार अर्थ पर बना, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। याद है कि भूल गए? कि चलिए, तो हमारे जो इवोल्यूशन के एपिसोड्स हैं उसमें हम वास्तव में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन कैसे बना, फिर जीवन के अलग अलग फॉर्म यानी बायोडाइवर्सिटी कैसे बनी और किस प्रकार से जीव अपने आप को इवॉल्व किए। तो इट्स ए वंडरफुल स्टोरी अबाउट द लाइफ के जीवन की कहानी है, जहां पर एक सिंगल सेल से जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बने। मतलब आज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म बने हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, सबका पूर्वज एक रहा है, सिंगल सेल। ठीक है। चलिए, तो इस कहानी में मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा कैरेक्टर जो उभर कर आता है वो होता है डीएनए मॉलिक्यूल। मैंने आपसे कहा था ना, सारा खेल छिपा हुआ है इस डीएनए मॉलिक्यूल में। और आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हमने ये भी कहा था कि प्रोटोबायोन्ट और कोएसर्वेट्स में फर्क क्या है। हमने कहा था जो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स हैं, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन के जैसा बना हुआ है, जिनके चारों तरफ एक प्रकार से आवेशित चार्ज प्रेजेंट है, वो कोएसर्वेट्स था। और जिस कोएसर्वेट्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड इंटर कर गया, तो ऐसे कोएसर्वेट्स जो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा डायरेक्टेड थे उनको हमने प्रोटोबायोन्ट कहा था, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पूर्वज थे। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स के ऊपर बात किया और एक एक पॉइंट में आपको जो बोल रहा हूं बेटा वो क्वेश्चन है। आपने देखा ना पिछले 2 लेक्चर में जो है वो कितने क्वेश्चन हमने इवोल्यूशन के सॉल्व किए, यानी क्वेश्चन जो है बन रहे, मतलब जो बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है। चलिए, हम जो है वो टाइम मशीन में बैठ के पीछे की ओर गए थे और हमने देखा था कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग का मतलब क्या है, गैलेक्सी का मतलब क्या है। और हमने ये भी देखा कि हमारी अर्थ जो है उस पर किस प्रकार से जो है वो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर से डिफर करता है, ये भी देखा हमने ये भी देखा हमने कि वास्तव में हमारी अर्थ जो है उस पर जीवन कैसे बना, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाटर में कैसे हुआ, इसको भी हमने देखा। ठीक है। चलिए, फिर हमने कुछ साइंटिस्ट का बोला था कि देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो दूसरे ग्रह से हमारी अर्थ पर आए हैं। हमने पैनस्पर्मिया के बारे में बात किया। हमने ये भी देखा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल है, वो हमारी धरती का नहीं है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दूसरे किसी ग्रह से आया। हालांकि हमें कोई एविडेंस इस बात के नहीं मिलते, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों का एक बड़ा ग्रुप ये मानता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो एलियंस हैं, जो डीएनए है वो एक एलियन मॉलिक्यूल है। पर हमारे पास इस थ्योरी को नकार देने के, मना कर देने का भी आधार नहीं है और मान लेने का आधार भी नहीं है। मतलब अभी भी इस बारे में हम कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। हो सकता है कि आप में से कोई जो है आने वाले समय में आप में से कोई जो है वो बड़ा साइंटिस्ट बन जाए और इस प्रश्न का जो है वो उत्तर हमको दे पाए। ठीक है। चलिए, डॉक्टर बनिएगा पहले तो, है ना। अब बात करते हैं, अच्छा आप में से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा, क्या जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्या साइंटिस्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? कि बिल्कुल डॉक्टर्स भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। यानी आप एमबीबीएस कीजिए, एमडी कीजिए, तब भी आपके पास में स्कोप होता है रिसर्च में जाने का। साइंटिस्ट कोई ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ खोजना जरूरी है, कि एक बार आप रिसर्च में जाते हैं वहां जाके आपको इन्वायरमेंट वैसा मिलता है, फिर हो सकता है, क्योंकि कोई भी खोज जो है सोचकर नहीं की जाती है। जितनी भी बड़ी खोज
हुई हैं वो अचानक से हुई हैं, काम करते करते। देखिए सिंपल सी बात है कि जो मेहनती लोग होते हैं ना, किस्मत भी उनका फेवर करती है, ठीक है ना। यानी जो है चांस जो चांसेस जो होते हैं ना, वो हमेशा एफर्ट करने वालों का फेवर करते हैं। चलिए, तो हमने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में पिछली बार बात किया था और हमने देखा था कि जो है ओपेरिन का प्रयोग किया था, पूरे सेटअप को देखा हमने, पूरे मॉडल को हमने अच्छे से समझा, ठीक है ना। ठीक, और हमने देखा कि अर्थ पर सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स बने और हमने एक पूरी की पूरी जो है चार्ट को देखा था, कैसे फ्री एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनसे कोएसर्वेट्स बने, उसके बाद प्रोटोबायोन्ट्स बने, देन प्रिमिटिव सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस पर हमने बात किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने कहानी का रिकैप, हर टीवी सीरियल देखिए आप, नेटफ्लिक्स पे कोई भी आप जो है सीरीज देखिए, तो आप क्या पाते हैं, आप पाते हैं हमेशा कि सीरीज के पहले रिकैप दिखाते हैं, है ना। तो मैंने ये रिकैप किया कि पिछले एपिसोड्स में हमने क्या देखा, और आज के एपिसोड में हम एक बड़े मजेदार कहानी सुनने जा रहे हैं कि अगेन मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं कि इवोल्यूशन के पूरे चैप्टर को आप एक कहानी समझेंगे ना, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और एक भी नॉट ए सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। पक्का प्रॉमिस। कहानी में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो सारे लोग बताना यस सर, कहानी में हमको मजा आ रहा है। हमको भी तो मालूम चलना चाहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब देखिए हमने ये तो पता लगा लिया हमने कि जीवन कैसे बना, हमने केमिकल इवोल्यूशन में बात की। मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि हमेशा देयर आर 3 इवेंट, 3 घटनाएं घटी है पृथ्वी पर। एक है कीमोजनी, एक घटना है कीमोजनी, केमिकल्स का बनना, दूसरा है बायोजनी, लिविंग सेल का बनना है, और तीसरी घटना है कोग्नोजनी, जो लिविंग सेल्स बनी है उनमें इवोल्यूशन का होना, उनसे डिफरेंट लाइफ फॉर्म का बनना, वो कोग्नोजनी है। एक्चुअली कोग्नोजनी ही इवोल्यूशन है, समझ रहे हैं बात कब के, मतलब जिसको हम समझते हैं इवोल्यूशन। हालांकि मॉलिक्यूल्स का बनना भी इवोल्यूशन का ही पार्ट है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी के अब एनसीईआरटी बतलाता है, आगे कहता है कि जीवन के जो रूप बने हैं वो कैसे उत्पन्न हुए, कैसे वो विकास हुआ के। यानी जीवन के लाइफ फॉर्म का मतलब है जीवन के विविध रूप, लाइफ फॉर्म का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो कैसे इवॉल्व हुए। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब देखिए यहां पर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बात केवल जो है वो हिंदू धर्म में लिखी हुई है, या क्रिश्चियनिटी में लिखी हुई है, या इस्लाम में लिखी हुई है। दुनिया के हर धर्म में, चाहे प्राचीनतम रिलीजन की बात करें आप, मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजन की बात करें आप ग्रीक से लेके रोमन, ग्रीक, ठीक है, मिस्र, इजिप्ट की बात करें आप, अफ्रीकन कबीलों की बात करें आप, हर दुनिया के किसी भी रिलीजन में आप जाएंगे तो आपको उसमें कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी। सूर्य को लेकर एक प्रकार का सम्मान मिलेगा, हर रिलीजन जो है सन का, सूर्य का सम्मान करता है, ठीक है। हर रिलीजन का चांद से कोई ना कोई नाता है, ठीक है। ईद का संबंध भी चांद से है, और जो करवा चौथ रखते हैं उसका संबंध भी चांद से है, ठीक है। पूर्णिमा का संबंध भी चांद से है। मून, सन, सबको हमने जो है वो देयर आर सम होली ट्रीज, कुछ बड़े पवित्र पौधे होते हैं, जैसे आप देखें तुलसी का पौधा हुआ, आज के हर धर्म में अलग अलग है, कुछ ना कुछ पौधे बने हुए हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोले जिंको बाइलोबा, क्रिसमस ट्री, ये सब जो है वो बड़े मतलब पवित्र माने जाते हैं, इसका भी मतलब है। हॉली वाटर होता है, पवित्र जल होता है, आपने चाहे वो किसी धर्म में चलाइए, जल छिड़क कर आपको अपवित्र करते हैं, वाटर पिलाते हैं आपको, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की बात करिए, कहीं बात करिए, मतलब देयर आर फंडामेंटल्स तो सेम है। तो अब सभी इसी में हम बात करते हैं कि ये धरती पर जीवन के रूप कैसे बने होंगे। तो हर धर्म कहता है कि भाई देखो ऐसा है, सबसे ऊपर ईश्वर है, सबसे ऊपर अल्लाह है, सबसे ऊपर गॉड है, उसने ही सब कुछ बनाया हुआ है। ये सब बातें निरर्थक है, कुछ भी बदला नहीं है, प्रकृति स्टैटिक है। यानी इतने कहते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं कि इतने जन्मों के बाद के 74 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है, मतलब मनुष्य का जन्म मिला आपको, मतलब आप यूनिक है, आपको बहुत सारे कष्ट होने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। श्रेष्ठतम जो बेस्ट पॉसिबल अवतार है वो मनुष्य का होता है, ठीक है, ऐसा हिंदू धर्म में कहते हैं।
कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एक दिन ये बनाया, अगले दिन वो बनाया, और ऐसे करते करते उन्होंने सबसे आखिरी दिन उन्होंने जो है मनुष्य को बनाया। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि जो गॉड है, गॉड ने जब क्रिएट किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है वो अलग अलग जीवों को बनाया, अलग अलग दिन बनाया उन्होंने उनको उठ के, और उन्होंने एडम और ईव को बनाया, जहां से मनुष्य की शुरुआत हुई है। हर रिलीजन के वो एक, यदि आप सोचते हैं कि हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अलग अलग देवी देवता के अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग देवी देवता के अलग अलग वाहन हैं, ठीक है। हम देखते हैं दुर्गा जी का वाहन अलग है, टाइगर, शेर के। हम देखते हैं कि जो है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा, मतलब गॉड को हमने जानवरों के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। तो वैसे में यदि मैं आपसे कहता हूं कि जो जानवर आप हमको बतला रहे हैं, हजारों साल पुराने आप देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जिन जानवरों को आप बतला रहे हैं वो तब होंगे ही नहीं, तब वो इवोल्यूशन में कहीं पीछे की तरफ पिछड़े हुए होंगे वो। तो आप एकदम बोलेंगे नहीं, यू फील ऑफेंडेड कि नहीं सर, हमने पढ़ा है ये। अच्छा बताइए, जानकारी का सोर्स क्या है आपका? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पंडित, मौलवी, हमारे जो चर्च के फादर, माता पिता, सोसाइटी, यही तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यही तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या किसी के घर में कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक दल आया जिसने बताने के लिए सच्चाई क्या है? नहीं। और वैज्ञानिक जो सच्चाई बतला रहे हैं, क्या वो वाकई में सच्चाई है? इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है, क्या सच है? अब देखो, विज्ञान कहता है भैया ऐसा है, हम वाद विवाद में नहीं पड़ते। साइंस कहता है कि हम वाद विवाद में नहीं पड़ते, हम तो एक ही बात जानते हैं, प्रमाण कहां है तुम्हारे पास, शो मी दी एविडेंस, मैं मान लूंगा। विज्ञान का यही है, विज्ञान कहता है कि आप हमको बताइए, प्रमाण दीजिए, और जब आपके पास प्रमाण होंगे हम मान लेंगे बात आपकी, ठीक है। तो बहुत समय तक स्पेशल क्रिएशन की प्रकृति को भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है, ना बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको माना गया स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का। दिस थ्योरी has three connotations: all living organisms, species or types that we see today were created as such। के मतलब प्रजातियां जो हैं स्टैटिक होती हैं, वो स्थिर होती है। और कैरोलस लीनियस वो भी इस बात को मानते थे। कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को दिया, वो भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में भरोसा रखते थे। उनका भी मानना था कुछ बदला नहीं है, ना कुछ बदलेगा ना कुछ बदला है, ये सिर्फ भ्रम है, कुछ नहीं बदला है, जैसा ईश्वर ने बनाया था वैसे ही है। ये कौवा जो दिख रहा है वो वैसे ही था, मंकी जो है वो वैसे ही है, इंसान वो वैसे ही है। तो पहली तो बात ये मानते हैं इसमें कि स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है, एनसीईआरटी बेटा, वो कहता है कि जो जैसा बना था वैसे ही है। द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। मतलब कुछ भी नहीं बदला है, जो आप जितने प्रकार के जीव आज आप देख रहे हैं ये पहले से प्रेजेंट थे और आगे भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और अर्थ जो है वो 4000 ईयर ओल्ड के, जो हमारी धरती है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 वर्ष पुरानी है, इससे पुरानी नहीं है। ये बातें ने इतनी बातें जो है वो हमारे स्पेशल क्रिएशन में, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में गए। और ये सारी बातें अफेक्टेड बाय द रिलीजन, धर्म से प्रभावित है। या तो आप ऐसा बोल दीजिए कि उस समय के जो थिंकर्स थे, जो वैज्ञानिक थे, जो जानकार थे, उन्होंने इन बातों को बतलाया और इसके आधार पर धर्म की स्थापना हुई। धर्म में इन चीजों को शामिल किया गया, लोगों को पढ़ाया गया, धार्मिक शिक्षा दी गई। तो हमारे दिलो दिमाग में ये बात गहरी बस चुकी थी कि धरती जो है, अर्थ जो है केवल 4000 ईयर ओल्ड है और जो जैसा है वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। आपको बता दूं मैं कि जो है वाइकिंग्स एक योद्धा हुआ करते थे, कहां पर, स्कैंडिनेवियन कंट्री में के नॉर्वे के योद्धा हुआ करते। नॉर्वे हुआ आपका, और इससे जो स्वीडन हुआ, वहां के योद्धा थे जो पूरी दुनिया में जिन्होंने जो है अपना जहां से जाया करते थे और हमला किया करते थे, लूटपाट किया करते थे। आज दुनिया में सबसे अधिक विकसित देशों में नॉर्वे शामिल है, सबसे सुखी लोग हैं। एक जमाने में केवल वो लुटेरे हुआ करते, केवल लुटेरे थे, कहीं जाएंगे इंग्लैंड में हमला कर दिया, पूरा लूट लिया, लोगों को मार दिया। मतलब उनको लोगों को मारने में कोई गुरेज नहीं था, वो लोगों को गाजर मूली के समान लोगों को काट दिया करते थे। लोग डरते थे कि वाइकिंग्स का हमला हो गया है, वाइकिंग्स आ गए हैं, मतलब वो खतरनाक हैं।
जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आप अपना नीट का एग्जाम दे लेंगे और आपके पास रिजल्ट आ चुका होगा, आप सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो आपके सिलेक्शन और कॉलेज जाने के बीच में टाइम गैप होगा। तो आप मेरे कहने पर आप नेटफ्लिक्स में एक सीरीज देखिएगा। नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आती है वाइकिंग्स, इतिहास के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छा है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। तो वाइकिंग्स बड़े वीर योद्धा और लेकिन लुटेरे हुआ करते थे वो, और उनमें एक बड़ा भारी भरोसा था। वो अपनी खुद की जान की परवाह तो करते ही नहीं थे, और दूसरे की को मारने में भी कोई शर्म नहीं थी उनको। झट से कुछ भी हुआ मार दिया उठा के, मतलब गाजर मूली काट रहे हैं ऐसा आदमी काट दिया करते थे वो। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका यह भरोसा था कि इसको मार रहे हैं तो ये अगला जन्म मिलेगा, दोबारा मनुष्य बन जाएगा ये, ठीक है। इसको मार देंगे तो हमारे धर्म का मनुष्य बन जाएगा ये, हमने मारा तो हमारे धर्म का मनुष्य बन जाएगा ये। और यदि हम मर गए तो हम अपने, हमारा जो गॉड है ओडिन उनके गॉड है। नॉर्वे में वेलहेला सिटी में रहते हैं, ऐसा मानते थे वो। ओडिन के पास जाएंगे, बढ़िया टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, और जो है वो ओडिन से कुश्ती करेंगे, ओडिन हमको सिखाएंगे, ओडिन के चरणों में चले जाएंगे हम। तो खुद को मारने में भी, खुद के मरने में भी नहीं डरते थे। अब जो खुद मरने में नहीं डर रहा है वो दूसरे को मारने में भला क्या डरेगा? इतना गहरा विश्वास, खुद के मरने का कोई डर नहीं, दूसरे को मारने का कोई डर नहीं, सब चीजें ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। एवरीथिंग कनेक्टेड विद द गॉड, कि भैया हम मर गए तो गॉड के पास, मार दिए तो भी वो आदमी गॉड के पास, तो टेंशन किस बात का? सच्चाई है। कहने का मतलब यह है कि ये बड़े गहरे भरोसे विश्वास थे जो लोगों के दिमाग में भरे हुए थे गहरे के। लेकिन 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जो है वो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। 19वीं सदी में एक प्रकार से समझ लीजिए कि जो वैज्ञानिकों का दल था उसने इन सारी बातों को चैलेंज करना शुरू किया। पहली बार कोई गॉड के अस्तित्व पे क्वेश्चन लगा रहा था। पहली बार कोई कह रहा था, एक जमाने में कोपरनिकस ने बोला, गैलीलियो ने बोला धरती गोल है, चौकोर नहीं है। अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है, सन अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहा मूर्खों, कि सूर्य से पूरब से निकलता पश्चिम में डूब गया। ये सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रही है। सब लोगों ने बोला, आंखों देखी बात झुटला रहा है ये गैलीलियो और ये कोपरनिकस ठीक लोग नहीं है, ये हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं। बुलाओ कमेटी, बुलाओ मीटिंग। बुलाई मीटिंग। भैया एक काम करते हैं, तुम नहीं मानोगे तो नहीं, ऐसे पहले बताओ तुम अपनी, वो लोग भी इतने मजबूत नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, अर्थ गोल है। अरे गोल है तो हम गिरे क्यों नहीं? हम तो सीधे खड़े, गोल होता तो गिर नहीं जाते हम आजू बाजू, गिर के नीचे नहीं पहुंच जाते हम ब्रह्मांड में कहीं। उनने कहा तुम कण के जैसे हो, तुम कहां गिरोगे भाई? अच्छा, इतनी होशियारी हमसे, हम तुमको जहर पिला के मार देंगे, और मार दिया गया। सोचिए इस बात पे, केवल जो आज साइंटिफिक प्रूफ है उस बात पर लोगों को मार दिया गया। तो जब 19वीं सेंचुरी में लोगों ने कहा कि नहीं, इवोल्यूशन हुआ है, प्रजातियां स्थिर नहीं है, बदल रही हैं, बदलती रहेंगी, मनुष्य जो है उसका पूर्वज कपी मानव था, बंदर थे। अरे हल्ला, बाहरी हल्ला, ऐसे कैसे? इतनी हिम्मत! जो चर्च इतने दिनों से बने हुए, जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो सब रिलीजन की बात कर रहा हूं मैं, केवल चर्च की बात नहीं कर, सारे लोग अलर्ट। अब चूंकि ये वैज्ञानिक तो जनरली उन कंट्री में थे यहां पे क्रिश्चियनिटी थी। अच्छा, ये बहुत होशियार हो गया है आजकल, फादर की बात नहीं मानता है। फादर, चर्च के फादर हमको चैलेंज करता है। इंग्लैंड में राजा के ऊपर जो मेन पादरी हैं, जो पॉप है, मेन पादरी, वो राजा के ऊपर हुआ करते थे। इंग्लैंड में किंग को यदि किसी की बात माननी होती थी तो वो धार्मिक प्रमुख, जो रिलीजियस हेड था, उसकी बात माननी पड़ती थी, और उसके लिए ही उनको सारा काम करना पड़ता था किंग को। ये इंग्लैंड के अंदर कई सौ वर्ष रहा। इतना तगड़ा इंपैक्ट कि राजा से भी पावरफुल कोई व्यक्ति था, वो भी धर्म का प्रमुख था। सच्चाई है। अब एनसीईआरटी, अब देखो मैं आपसे बोला कि इसका चैप्टर को यदि हम जो है वो सीधा वाच देंगे तो हमको उसके सोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझिए के। तो ये जितने आइडिया थे स्पेशल क्रिएशन के, सबको 19वीं सदी के 19वीं सेंचुरी, मतलब 1800 से लेकर 1800 से लेकर 1900 के बीच में सबको चुनौती मिली। ये है 19वीं सेंचुरी, गलती मत करना कि 1900 से शुरू होता है, फिर 20वीं सेंचुरी,
और 2000 से होता है 21st सेंचुरी। हम कहां पे, हम किस सेंचुरी में, हम 21st सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में इन चीजों को चुनौती मिलना शुरू हुई। ठीक है, अब जो कहते थे कि जो गॉड है वो गॉड पूरी धरती की देखरेख करता है, उसने पूरी धरती को बनाया हुआ है, जैसे आटे का गोला बनाते हैं वैसे धरती क्रिएट की गई, ये सारी बातें लिखी हुई थी, कहीं ना कहीं इनके दस्तावेज थे। कैसे छोड़ दे उस यकीन को जो 1000 वर्ष से चला आ रहा है तुम्हारे कहने पर? चार्ल्स डार्विन तुम हो कौन? हु आर यू? तुम सच्चे क्रिश्चियन तो हो ही नहीं सकते तुम। ऐसे मतलब जो ना, आज आप यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में, नाम नहीं लूंगा, आप बोल दो कि वो ठीक काम नहीं कर रहे तो लोग बोलेंगे अच्छा पप्पू को बनाओगे तुम पीएम? लड़ने, अरे दोस्त यार लड़ने तैयार हैं आपसे, कुछ बोल दो आप कि भैया रोजगार का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देश में। अरे तुम्हें क्या पता, हम है ना, देखो हमने लड़ा के सबको चमका के रखा हुआ, चीन वीन सबको। अरे भैया अंदर लोगों के पास रोजगार की प्रॉब्लम है। हट, कौन है? मतलब लोग चमका देते हैं, चुपचाप से आप बैठ जाती भैया तुम सही बोल रहे हो। अब इसको पॉलिटिकल एफिलिएट बता, मैं बिल्कुल जो है वो जो है एकदम सेक्युलर, एकदम निरपेक्ष व्यक्ति हूं। मैं जो कहता हूं सच कहता हूं, और सच बोलने के लिए मैं किसी से डरता भी नहीं हूं। ठीक, क्योंकि देश की पहली प्राथमिकता है कि हमारे जो यंग जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। देश में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी एकदम इंप्रूव होना चाहिए। देश में जो है वो एजुकेशन नॉमिनल कॉस्ट पर होना चाहिए। शिक्षा जो है उसके में हायर एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। धार्मिक सद्भाव होना चाहिए। ये सब चीजें प्रायोरिटी हैं, तभी तो खुश रह पाएंगे यार। मदारी ढोल बजाएगा और हम जो है डांस करते रहेंगे, वो थोड़ी ना है। समझना तो पड़ेगा हमें एक ना एक दिन, और जब तक समझने में देर हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, मतलब हमको किसी के कहने पर ना बटना है, ना हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस करना है। हमको अच्छी जगह पे आपका कंपनीज को जो है अपने साथ में और लोगों को अंदर इंटर करना चाहिए। बायोमेंटर्स जो है वो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पे तकरीबन अब इस समय 69 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, और ये सिर्फ आपके कारण पॉसिबल हुआ। जितने भी हमारे बच्चे सब्सक्राइबर उनके कारण पॉसिबल हुआ कि 69 लोग जो है वो बायोमेंटर्स में काम करते हैं। कम से कम 69 परिवारों का जो सहारा है वो बायोमेंटर से, इग्नाइट ब्रेन्स जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब आपसे ही संभव हो पाया है। चलिए, थैंक यू टू ऑल, जितने सब्सक्राइबर हैं बायोमेंटर्स ऑनलाइन के, सबको थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, चलिए वापस लौट के आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भैया ईश्वर को लेके अब ये तो बात क्या आप बोलोगे सर आप केवल क्रिश्चियनिटी की बात करो? नहीं भैया, हम तो अपनी ही बात कर रहे हैं कि हमारे यहां भी कहा गया कि 12 अवतार है, कि जो है वो 12 जो है वो पिग के समान एक देवता है, उनके ऊपर धरती रखी हुई, धरती घूम रही है उठ के, वो उसको संभाले हुए, यदि वो हट जाएंगे वहां से तो अर्थ जो है वो पानी में डूब जाएगी। अब सोचिए, अर्थ पानी में डूब जाएगी, समुद्र के अंदर डूब जाएगी, ये बताया गया, हजारों वर्षों से बताया गया। ठीक है, ब्रह्मा ने पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है, उन्होंने ये भी बताया गया कि हम अब जब यदि मैं आपसे आज बोल दूं कुछ बात में इसके खिलाफ बोल दूं, कोई बात बोल दूं, तो आप झट से बोलेंगे सर दिस इज नॉट राइट। हम आपको टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं बेटा। यदि आप में से किसी को ऑफेंडेड फीलिंग होता है तो मुझे माफ कर दीजिए, और केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश कीजिए, केवल साइंटिफिक दृष्टिकोण सोचने की कोशिश कीजिए। अब मुद्दा यह हुआ भैया कि जैसे चार्ल्स डार्विन पिक्चर में आते हैं तो डार्विन बन गए विलेन, और चर्च के जो पादरी थे वो बन गए हीरो। की दैया ऐसा है कि तुम जो है वो तुम्हारी हिम्मत के आमने सामने आ गए। डार्विन ने बोला प्रजातियां बदल रही हैं, डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन होता है, डार्विन ने बोला आदमी का पूर्वज जो है वो इंसान का, मनुष्य का पूर्वज जो है वो बंदर था। अरे इवोल्यूशन ऑफ मैन से कहानी मुझे याद आई कि एक बार मैंने क्या किया, एक बार किसी बच्चे मैंने पढ़ाया इवोल्यूशन ऑफ मैन, पढ़ाया मैंने पूरा। मैंने पूछा कोई क्वेश्चन, तो किसी ने लिखा सर आपने इवोल्यूशन ऑफ वुमेन पढ़ाना भूल गए। हे भगवान, ठीक है, मतलब मैन और वुमेन दोनों मनुष्य में शामिल है। जब हम मैन वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ह्यूमन वर्ड यूज करना चाहिए कायदे में, पर मैन एक कॉमन वर्ड है, उसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता वो, जब हम इस तरीके से उसको यूज करते हैं। तो डार्विन और चर्च के जो पादरी हैं वो आमने सामने आ गए, क्योंकि डार्विन बोल दिए
कि आदमी का पूर्वज बंदर है और बंदर से धीमे धीमे इवॉल्व होकर आदमी बना है। एसेंट ऑफ मैन इनकी बुक का नाम है। आदमी का अवतरण कैसे हुआ यह बतलाया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रजातियां कैसे उत्पन्न हुई हैं। अरे कैसे बोल दोगे तुम, प्रजातियां तो स्टैटिक हैं, स्थिर हैं। तुम अपने मन से कि ऐसे बदला, चोंच बदल गई। अरे कुछ नहीं बदला कभी। क्या बात करते हो डार्विन, हुक्का पानी बंद। कल से दिख मत जाना चौराहे पर बीड़ी पीते हुए, नहीं तो भगा देंगे तुमको हम। चाय की दुकान पे तुमने पप्पू चाय वाले के पास जाके तुमने चाय मांगी ना, एक कटिंग चाय, हम तुमको आने नहीं देंगे। अरे चार्ल्स डार्विन इंडिया में होते तो यही धमकी मिलती उनको, हुक्का पानी बंद, कल से बात नहीं करेंगे, तुमको फंक्शन में नहीं बुलाएंगे। अभी तो यहां पे तो लीगल लड़ाई शुरू हो चुकी थी इंग्लैंड में, तो तगड़ा। बच्चे बड़े कंफ्यूज कि भैया ऐसा है कि स्कूल के जो पढ़े लिखे टीचर थे ना, जो रिवॉल्यूशनरी टीचर थे, ठीक है, जिनको मेरे से पढ़ाने का पैशन था, चुपचाप से क्लास में बोलते थे, बच्चों देखो चार्ल्स डार्विन ने कुछ बताया है। सर क्या बताया है? हमारा पूर्वज बंदर था, उससे हम बने हैं। बच्चा घर जाके बोला पिताजी को, पिताजी मुझे मालूम है आप मेरे को, है ना, मैं कूदता हूं तो आप मुझे रोकते क्यों? बेटा कुछ गिर जाएगा, टूट जाएगा। नहीं पिताजी, तो आप, क्योंकि आपके पिताजी बंदर थे, उनके कैरेक्टर मेरे अंदर आ गए। शर्म नहीं आती? दादाजी को बंदर बोलता है। नहीं दादाजी को नहीं बोल रहा मैं, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को बोल रहा हूं। अच्छा ये किसने बताया तुमको ये चीज? मम्मी बोली? नहीं मम्मी नहीं बोली। अरे मम्मी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी बंदर थे, तो फिर कौन बोला? हमारे टीचर बोले। अच्छा कल तुम्हारे स्कूल चलते हैं हम, टीचर ने बताया, बच्चे का हाथ पकड़ के जो है अगले दिन पेरेंट्स स्कूल में, प्रिंसिपल साहब कहां है? यस, ये जो टीचर है आपका, ये हमारे बच्चे को बतला रहा है कि मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी बंदर थे, और इसकी मम्मी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी भी बंदर थे। हद हो गई, इतनी बेइज्जती स्कूल में, इसलिए बच्चा भेजते हैं। दूसरा पेरेंट भी अपने बच्चे को लेकर आया। अरे यही सेम बात मेरे बच्चे ने भी मुझे बताई। सारे पेरेंट्स इकट्ठे, प्रिंसिपल टेंशन में, चलो भैया बुला के लाओ कौन टीचर उनको। आ गए टीचर चश्मा लगाए हुए। क्या हुआ? आपने बोला इनके, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला मनुष्य, जो डार्विन जी ने बताया ना कि मनुष्य का पूर्वज जो है वो बंदर था, तो वो सब बंदरों से तो इवॉल्व हुए मनुष्य। तो तुमने ऐसा बोला इनके पिता? नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। लिखित में माफी मांगो। नहीं मैं लिखित में माफी नहीं मांगूंगा, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो साइंटिफिक तरीके दृष्टिकोण से बताया। पेरेंट्स ने केस कर दिया, कोर्ट में मामला। अब कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा, कोर्ट में जज ने बोला, क्यों भैया, क्या मतलब चाहते क्या हो तुम? सर वो डार्विन। अरे कौन डार्विन? बुलाओ उसको। नहीं साहब बर्ड साहब वैज्ञानिक है बड़े। हाँ तो क्या हो गया? कोर्ट के सामने कोई कुछ नहीं। क्या हुआ? हमने बता दिया था कि मनुष्य का पूर्वज बंदर था। आगे से किया ना तो अभी तुम जुर्माना भरो, आगे से क्या 6 महीना जेल में डाल देंगे, सड़ जाओगे जेल में। आए बड़े जज साहब धीरे से पूछते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे? साहब मनुष्य होंगे, पूरी तरीके से मनुष्य होंगे। तुम्हारे कौन थे? अब मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन मैं जेल जाना नहीं चाहता। ठीक है, डर के भाग के वापस आ गए, क्योंकि इतना कंफ्यूजन कि भैया हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन माने या ना माने। बच्चा कंफ्यूज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके। आज हम कोई कंफ्यूज नहीं है, हम आज बिल्कुल पुख्ता बोलते हैं हाँ है, अब जो बने कर लो, हम नहीं डरते किसी से। तो भैया आज तो हम चैलेंज कर देते, क्योंकि हमको मालूम है साइंटिफिक एविडेंस है। उस जमाने में जब कहा गया तो इवन जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो भी भड़काते थे, नहीं डार्विन कहानी है, डार्विन अरे अच्छा नॉवेल है। कई जो जलने वाले साइंटिस्ट थे बोला करते थे, डार्विन ने, पता है डार्विन ने बहुत अच्छी कहानी लिखी, नॉवेल लिखा। उनका अखबारों में मजाक उड़ाया लोगों ने, कहा ही इज ए ग्रेट ऑथर, फिक्शन ऑथर, बहुत अच्छी कहानी लिखना। डार्विन बोले भैया प्रमाण दिए, वैज्ञानिक हूं, लेखक नहीं हूं कि जासूसी कथाएं लिखता हूं। सत्यमोहन की जैसी कौन सी मिलती ना मार्केट में, वो कथाएं मिलती हैं आपकी, कई जो ट्रेन में पढ़ते रहते हैं, नॉवेल नाम ही भूल गया बैठ के, अपराध कथाएं, वो सब नहीं लिखी मैंने, बुक लिखी है
अरे बुक तो अच्छी, हैरी पॉटर भी लिखी जाएगी बाद में, ठीक है। मैंने तो बोलोगे सर ने बता दिया हैरी पॉटर था तब, है तो हैरी पॉटर तो बाद में आई है, तो कह मतलब ये अब सारी कहानी का जो है वो प्रारंभ यहां, एन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, चार्ल्स डार्विन। अरे बाप रे, पब्लिकेशन देखिए 1882 लंदन, जॉन मुरे, पता, अरे पूरा ये फ्रंट कवर है उसका मेन बुक का, हाथों हाथ बुक छपने के पहले ही। अब डार्विन तो बड़े आदमी भैया, पिताजी भी बड़े व्यक्ति, डार्विन जब आए उसके बाद फेमस हो गए जब उन्होंने ये बोलना शुरू किया। मैं बताऊंगा पूरी कहानी डार्विन की। डार्विन जो है उनकी बुक इतनी चर्चा में आ गई कि जिस दिन वो छप के आई प्रिंटिंग प्रेस में, पहले दिन हाथों हाथ पूरी बुक खत्म, अगली बार अवेलेबल नहीं, दोबारा छपे छापी। अब कंट्रोवर्सी जो होती है ना वो किताब को ले गई, मतलब लोग कहते हैं कि इस चार्ल्स डार्विन की बुक के बाद यदि कोई बुक हाथों हाथ छपते के साथ बिकी है ना, सुनिएगा बात को ध्यान से, चार्ल्स डार्विन की बुक के बाद कोई ऐसी बुक जो छपते के साथ बिकी है ना, वो हैरी पॉटर है, वो हैरी पॉटर की बुक है। पहले से बुकिंग कि भैया अब इसका तीसरा वॉल्यूम आ रहा है, चौथा वॉल्यूम, और हैरी पॉटर जो पहली बार हैरी पॉटर थे ना, फर्स्ट हैरी पॉटर जो है उसको कम से कम 7 से 8 पब्लिकेशन ने छापने से मना कर दिया कि भैया ये तो कहानी नहीं चलेगी, ये क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर 9.5 के खंबे में बच्चा घुस गया और पहुंच गया हॉगवर्ड। एक वो जो ऑथर है वो हॉगवर्ड से पढ़ी हुई है, तो उनको नाम नहीं समझ में आया, तो उन्होंने हॉगवर्ड नाम रख दिया जादुई स्कूल का, कि वो छोटे डॉबी कूद रहे हैं, राक्षस हैं, पौधा का जड़ बोल रही है, मतलब इतनी कल्पना। जेके रोलिंग महान है, मतलब कल्पना भी ऐसी की उन्होंने जिसके बारे में अपन कभी सोच ही ना पाए, पर किया। और जेके रोलिंग ने बहुत सारी कहानियां भारत की चुराई हुई हैं, ठीक है। मतलब हम इंडिया में ऐसी कल्पना करते थे ना, भूत आता है, ये होता ना, वो होता ना, टाइगर बांध दिया, ये हो गया। हमारी बहुत सारी कहानियां, पंचतंत्र की भी कहानियां सुनोगे, जोड़ जाड़ के अच्छे फॉर्म में, फॉर्म अच्छा किया, लेकिन आप उसको लेके बुरा मत मानना यार, है ना। मैं जेके रोलिंग, मतलब एक बात, मेरा मन का विचार है कि रोलिंग ने ऐसे लिखा, लेकिन डार्विन पे आते हैं, चल लौट के। डार्विन ने भैया जब लिखा तो उसके बाद हल्ला मच गया पूरा चौतरफा के। अब डार्विन की जिंदगी में बड़ी है, डार्विन की जिंदगी में सबसे बड़ा जो महत्व था वो एक यात्रा का था, एक ऐसी यात्रा जिसने पूरी दुनिया को एक नया आयाम दिया। सोचिए, चार्ल्स डार्विन यदि एचएमएस वीगल जहाज पर घूमने नहीं गए होते तो शायद कहानी का ये किरदार होता ही नहीं, ये चैप्टर भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। डार्विन ने जिस जहाज पर यात्रा की उस जहाज का नाम था एचएमएस वीगल। एचएमएस वीगल जो है वो, इस जहाज का नाम इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि एक कम उम्र का लड़का उस जहाज में सफर कर लिया, एक कम उम्र का लड़का उस जहाज में सफर किया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि उस लड़के को कोई जहाज में ले जाना नहीं चाहता था। नोबडी वांट कि डार्विन जहाज में हो, कोई नहीं। डार्विन को खुद को नहीं मालूम था कि जहाज में जाने के बाद जब उतरूंगा उसके कुछ सालों के बाद मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊंगा, कोई नहीं सोचा था। एचएमएस वीगल इतिहास में दर्ज हो गया। आज हम जो है 21st सेंचुरी में आज हम इसका फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये एचएमएस वीगल है कि एक ऐसा जहाज जिस जहाज ने हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ बतलाने में हेल्प की, क्योंकि इस जहाज में एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने यात्रा की थी। अब एचएमएस वीगल क्यों फेमस हुआ, क्वेश्चन है कि एचएमएस वीगल was the ship in which naturalist Charles Darwin sailed around the world from 26 December 1831 to 27 February 1830 एंड डार्विन जो है इस जहाज पर वो यात्रा किए थे, इसलिए ये जो है वो फेमस हुआ है, ठीक है। ईयर जो है एक बार चेक कर लेना बेटा, ईयर, क्योंकि मैं देख के बताऊं, कि मुझे ईयर में थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है। तो हम ईयर पे फोकस नहीं करते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि डार्विन जो है उन्होंने जो है एचएमएस वीगल पर यात्रा की। द रिच वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज दैट डार्विन सॉ ऑन द वॉयज ऑफ द वीगल लेड हिम टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के
अब ये जो जहाज था बेसिकली इसका पाथ पर हम बात करेंगे, ये बेसिकली दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास गया के, यानी ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाया इसने, बड़ा इसने इंग्लैंड से एक बड़ा चक्कर लगाया इसने, और मेनली इसका जो मेन जगह जो थी वो थी कि दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है आइलैंड्स का पता लगाया जाए, और वहां पे जो है, और मालूम है आपको ये जितनी यात्राएं होती थी ना सब इंग्लैंड में जो रानी थी वहां की, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश एम्पायर था, वो इसको स्पॉन्सर करता था। वो जहाज का नाम है HMS वीगल। H का मतलब हिज और हर, M का मतलब है मैजेस्टी शिप, के मतलब सरकारी जहाज है ये क्या है, सरकारी जहाज है HMS वीगल। ठीक है, HMS का फुल फॉर्म है हिज हर, जो भी राजा है या रानी है, मैजेस्टी शिप, क्या ठीक, मैजेस्टी ऑफ किंग, सबसे टॉप सुप्रीम। वीगल पहले के समय में जहाज के नाम रखते थे पक्षियों के नाम पर, तो HMS वीगल नाम दिया गया इसको के डार्विन। अब वीगल की पहली यात्रा जो थी वो साउथ अमेरिका का एक्सप्लोरेशन थी, यहां पर उन्होंने पेटागोनिया और टेरा डेल फ्यूगो ये देखा उन्होंने 1826 से लेकर 30 तक के 2 साल के एक पहले टूर पर गया ये, और ये दक्षिणी अमेरिका पहले भी जा चुका था। उसके बाद सेकंड जो यात्रा है उनकी वो 1831 से 36 तक चली, और ये साउथ अमेरिका में हुआ, और ये जो है वो यात्रा, ये पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट दुनिया का बड़ा हिस्सा इसमें कवर किया गया। डार्विन जो है इस यात्रा में शामिल हुए, और ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा में से एक थी, जिस यात्रा ने इवोल्यूशन के दर के लिए हमारे एक नए दृष्टिकोण को खोज दिया। आखिरी बार वीगल जो है वो गया था, जो है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर गया था, और उसके बाद HMS वीगल को डिस्कार्ड कर दिया गया, वो जहाज काम का नहीं बचा था। ठीक है, अब मजेदार कहानी यह है कि HMS वीगल जो है उस जहाज के जो कैप्टन है, इस जहाज के कैप्टन का नाम था फिट्जरॉय। सुनिए कहानी, भूल जाइए कि अभी इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज देख रहे हैं, या अमेजॉन प्राइम वीडियो का हम एक एपिसोड देख रहे हैं, या सोनी लिव का, अरे इतने OTT प्लेटफॉर्म हो गए, कितने का नाम लूं मैं के। तो आप सोचिए कि आप जो है वो बायोमेंटर्स के अंदर एक सीरीज देख रहे हैं। तो इस जहाज के जो कैप्टन थे उनका नाम था फिट्जरॉय, कैप्टन फिट्जरॉय के। ये बड़े एरोगेंट व्यक्ति थे, एकदम घमंडी आदमी, किसी को कुछ ना समझना, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति। मतलब ये कहते हैं कि उस जमाने के सबसे इफेक्टिव नाविक थे, कि जो सैलर होता ना, कि इनको पूरे जहाज का जहाज को अच्छे से नेविगेट करना आता था, इनको अलग अलग आइलैंड पर जाकर कहां पहुंचना है, कैसे जहाज लेके जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, इनको समुद्र की बहुत जानकारी थी। मतलब उस समय के दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सैलर में से एक थे, और ये एक प्रकार से टफ आर्मी मैन के समान थे, और ये नेपोलियन से बड़े अफेक्टेड थे। मतलब इनको नेपोलियन से बहुत प्रेम था, उसको बड़ा आदर्श माना करते थे। ये अपना ड्रेस गेटअप भी वैसा रखते नेपोलियन जैसा, एकदम चुस्त दुरुस्त तने हुए। किसी से बात करेंगे पते की 2 बातें बोलेंगे सर, जो बोल दिया सो बोल दिया। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये फिट्जरॉय का स्टेटमेंट था सलमान खान से पहले। तो कहने का मतलब ये, फिट्जरॉय ने जो है वो जहाज के कैप्टन थे HMS वीगल के, जब इनको यात्रा के लिए अब सेकंड यात्रा पे जब HMS वीगल को निकलना था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के और दुनिया के एक बड़े हिस्से के आइलैंड्स का स्टडी करने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये आइलैंड्स पे क्यों जाते थे? क्योंकि आइलैंड्स जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। उस जमाने की बात है कि आप आइलैंड जाके पता करो, ये पता करो कि उस आइलैंड पे क्या किस तरह का प्लांट्स हैं, किस तरह के वहां पर एनिमल्स है, क्या वहां पे ऑयल की कोई संभावना है, क्या वहां पे कोई मिनरल्स मिल सकते हैं, पता लगाओ, फिर आर्मी भेज के कब्जा कर लेंगे उस पर। तो ये सरकार के छिपे हुए उद्देश्य थे। उस जमाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट चालाक थी, उसने कहा इनको घुमाओ, पता लगाएंगे आइलैंड, वहां पे अपने आर्मी के सेटअप लगा देंगे ताकि दुनिया को कंट्रोल कर सके, और उस आइलैंड पे जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो सब तोड़ तोड़ के लेके आएंगे, अपने कंट्री को अमीर बनाएंगे। पहले के जमाने में यही था कि लूटो और लेंदर लेके आओ। बट भारत के साथ क्या हुआ, इंडिया के साथ यही क्या, अंग्रेजों ने हमको लूटा, अपना इंग्लैंड भर लिया पूरा ले आके। आज बोलते हैं वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वी आर वेरी पॉलिश्ड सिटीजन्स। अरे काय का पॉलिश, तुम हमारा ही चमक लेके गए सारा और चमका लिया अपने आप को, पूरा भारत लूट लिया। गंगा के किनारे भरते थे स्पंज को, टैम्स के किनारे जाके निचोड़ लेते थे। हमने नहीं कहा, दादा भाई नौरोजी थे एक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की कार्यविधि ऐसी है कि गंगा के किनारे वो अपना स्पंज भरते और अपनी नदी के किनारे जाके निचोड़ देते, पूरा भर लेते हैं, यहां से लूट कमाओ और वहां जाके खर्चा करो। तो भैया उद्देश्य छिपे हुए थे।
तो उनको कहा गया दक्षिणी अमेरिका में ढूंढो, जाके कॉन्टिनेंट ढूंढो, पता लगाओ क्या मिल सकता है, वहां पे मिनरल्स होंगे, रिसोर्स होंगे। तो ये फिट्जरॉय ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमें प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेशन उनका भी पता लगाना है। एक काम करो, हम जा रहे हैं यात्रा पे, थोड़ी लंबी यात्रा चलेगी, यानी 2 साल का सोच के जा रहे हैं, पर 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है, इसमें लंबी यात्रा हो सकती है। तो अच्छा एक प्रकृति वैज्ञानिक चुन लेते हैं। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने जो प्रकृति वैज्ञानिक है, जो नेचुरलिस्ट थे, उसमें इनकी जो पहली पसंद थे वो थे हेंसलो। इन्होंने कहा भैया हेंसलो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, फिट्जरॉय के अच्छे मित्र हैं। इन्होंने उनको इनविटेशन दिया और बोला भैया ऐसा है कि हम जा रहे हैं एचएमएस वीगल पर, लंबी यात्रा है, बहुत कुछ खोजना है, आप हमारे साथ चलेंगे। हेंसलो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, बीवी बच्चे भी थे, और हेंसलो की वाइफ जो है ना, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखो भैया तुम बहुत घूम रहे हो, हर साल तुम एक जो है वो निकल जाते हो कई महीनों के लिए बाहर, और अभी तुम पिछली बार तुम 1 साल के बाद आए थे। अब ये बताओ कि जो है हमको जो है अब तुम नहीं जाओगे बाहर, ठीक है, अब आप बाहर नहीं जा सकते आप। तो हेंसलो को तो अपनी वाइफ का अल्टीमेटम मिल गया कि भैया आप नहीं जा सकते। तो हेंसलो ने तो अपने दोस्त की चिट्ठी को उन्होंने कहा कि भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर मैं तुमको रिकमेंड करता हूं, किसी और को ले जाओ तुम। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, किसको रिकमेंड करते हो? तो हेंसलो ने कहा मेरा एक स्टूडेंट है और मैं उसको अच्छे से जानता हूं, और वो लड़का जो है वो थोड़ा सा क्या है, वो अभी नया है लेकिन बड़ा क्यूरियस टाइप का है, और वो तुम्हारा साथ यात्रा में जो है वो बेहतर प्रकार से काम करेगा वो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. तो हेंसलो ने कहा कि भैया हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारा स्टूडेंट को तुम ले जाओ, ठीक है। डार्विन का नाम रिकमेंड किया, डार्विन को भी उन्होंने एक लेटर लिखा उन्होंने, ठीक है। कैप्टन फिट्जरॉय चाहते हैं कि भाई एक व्यक्ति को जो है वो साथ लेकर जाया जाए जो कि उनके साथ काम करे, तो ऐसा है कि क्या तुम जा पाओगे? तो उन्होंने उनको डार्विन को जो है वो लेटर लिखा। अब वो डार्विन को जो लेटर लिखा, वो लेटर जो है वो उनके पिताजी ने रिसीव किया। रॉबर्ट डार्विन के उनके फादर ने जो लेटर को रिसीव किया, और उन्होंने कहा अरे कहां, लड़का वैसे ही सुनता नहीं है हमारी, हम चाहते थे लड़का डॉक्टर बन जाए, और डॉक्टर वो चाहते थे, वो खुद एक डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी जो डॉक्टर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो उनके बहुत सारे काम थे, उन्हें वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी डॉक्टर बने, परंतु डार्विन जो है वो उनका इंटरेस्ट नहीं। मेडिकल कॉलेज भेजते थे वो, और कॉलेज के बाहर बैठ जाया करते थे वो। फिर बीच में डार्विन के दिमाग में आया कि पादरी बनना है। अब तो पिताजी के हाथ पैर फूल गए, उन्होंने कहा अरे ये भी चर्च में ज्वाइन कर लिया, फादर बन गया, तो बता हम तो चाह रहे हैं कि नॉर्मल जिंदगी में रहे, कुछ करे, और इतना बड़ा बिजनेस है, इसकी मदर से बिजनेस इनहेरिट हुआ है, कौन संभालेगा इसको? और दूसरी बात है कि भाई हम डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और तुम कहां साथ चाह रहे हो ये, तो वो भी चिंतित थे। अब डार्विन जो है वो डार्विन कभी भी जहाज पर जब चढ़े थे ना, एक आम आदमी के तौर पर जहाज पर चढ़े थे, जिनकी कोई रिकॉग्निशन, कोई पहचान नहीं थी, और वो भी मजबूरी में। अब जो है कैप्टन फिट्जरॉय जो है, उन्होंने जो है वो पहले तो हेंसलो को संपर्क किया, उसके बाद वो लियोनार्ड जो है वो जेनिस जो थे उनको संपर्क किया, इन्होंने मना कर दिया। अब ये दोनों अच्छे प्रकृति वैज्ञानिक थे, हेंसलो, ठीक है, लियोनार्ड जेनिस, इन दोनों ने मना कर दिया। फिट्जरॉय को लगा कि अरे यार ये तो लफड़ा हो गया, प्रॉब्लम है। लेकिन रानी का ऑर्डर था कि एचएमएस वीगल पर ये जो पोस्ट है, ये जितने पोस्ट भरे बगैर आप नहीं निकल सकते हैं। कैप्टन चाहिए, आर्म चाहिए, ठीक है, कुछ सिपाही चाहिए, कुछ जो है वो मछुआरे भी चाहिए, तो वो सारा एक टीम होता है पूरा जहाज पर। उन्होंने उसमें एक टीम में एक मेंबर था प्रकृति वैज्ञानिक, एक नेचुरलिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, वो होना चाहिए ताकि वहां जाके वहां की वनस्पति, वहां पे इंसेक्ट को समझ सके, वहां के प्लांट को समझ सके। तो बहुत ना नुकुर के बाद फिट्जरॉय ने कहा कि अब कोई मिल तो है ही नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, चार्ल्स डार्विन को ले चलते हैं। हेंसलो ने कहा था, हेंसलो को बोला उन्होंने, भैया देखो लड़का तुम्हारे कहने पर हम लड़का लेके जा रहे हैं, कहीं कल को ऐसा ना हो कि काम ना कर पाए, तो काम करोगे? उन्होंने कहा चिंता मत करो, डार्विन को बोल देना मुझे चिट्ठी लिखा करेगा, हर समय चिट्ठी भेजता रहेगा, और मैं उन चिट्ठियों के जवाब भेजता रहूंगा, तो उसकी जो थीसिस है वो बन जाएगी, चिंता मत करो, मैं उसकी हेल्प करूंगा। हेंसलो ने प्रॉमिस किया।
ठीक है। अब उस समय जब लगा कि भाई अब खर्चा बहुत बढ़ गया गवर्नमेंट का, तो सरकार ने बोला कि भाई HMS वीगल में तुम जा रहे हो फिट्जरॉय, हम थोड़ा चाहते खर्चा कम हो, तुम अपनी यात्रा थोड़ी छोटी करो, थोड़े लोग भी कम कर लो। अब फिट्जरॉय अकड़ू आदमी एकदम, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, हम जहाज लेके जाएंगे, हमारी शर्तें हैं, कहां जाना है, कैसे करना है, हम डिसाइड करेंगे, जहाज के कैप्टन हम हैं। नहीं, पर खर्चा तो हम कर रहे हैं ना यार। सरकार के लोगों ने कहा, इन्हें कहा भाई अब लेकिन कोई उपाय बताओ। उन्हें कहा उपाय सिर्फ ये है कि फंडिंग ले लो बाहर से कहीं से। अच्छा, बाहर से पैसा जुटा लें। इन्होंने डार्विन के पिताजी से बात की, रॉबर्ट वैरिंग डार्विन से बात की, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, लड़का वैसे भी पादरी बनने के बारे में सोच रहा है, पढ़ता तो है नहीं है, और उसका इंटरेस्ट यही कीड़े मकोड़े बटोरने में उसका इंटरेस्ट है, प्रकृति में उसका इंटरेस्ट है, तो ठीक है, एक काम करते हैं कि डार्विन को भेज देते हैं। फाइनली ये डिसाइड हो गया। देन 27 दिसंबर 1831 की बात करके 27 दिसंबर 1831 को चार्ल्स डार्विन जो है जहाज पर चढ़े वो, और वो जहाज बहुत लंबे समय, तकरीबन 5 साल के आसपास का समय, 4.5-5 साल के समय के बाद वो लौट कर आया 2 अक्टूबर 1836 को। इतनी लंबी यात्रा थी कि ये सही टाइम फ्रेम है, ये इतनी लंबी यात्रा पे गया वो। कहां 2 साल की बात हुई थी। चार्ल्स जो है डार्विन के जो पिता है रॉबर्ट वैरिंग डार्विन, वो भी चिंता में पड़ गए कि लड़के को कहां भेज दिया हमने, इतना लंबा दुनिया का टूर कर रहे, कहां रह गया लड़का, 5 साल देखा नहीं। मतलब कोई भी फादर चिंता में पड़ जाएगा। लेकिन यात्रा जो है लंबी चली, और ये चूंकि एक प्रकार से दुनिया का एक बहुत लंबा भ्रमण था। यदि आप देखेंगे तो मैं इसके जो है वो एक बड़ी यात्रा थी। अब एक बात और बतला दूं आपको मैं कि जो चार्ल्स डार्विन है, इसके ऊपर हमने एक मूवी बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक मूवी बनाया हुआ है द स्टोरी ऑफ चार्ल्स डार्विन के। ये मूवी अवेलेबल है बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर, जो बायोमेंटर्स का ही एक चैनल है। और आपको बता दूं मैं कि यदि आप मुझसे पूछेंगे आपके दिल के सबसे करीब कौन सा चैनल है, तो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म मेरे दिल के सबसे अधिक करीब है। हालांकि इस चैनल को जितना माइलेज मिलना चाहिए था, जितना इसको प्यार मिलना चाहिए था व्यूअर से, उतना प्यार नहीं मिला इसको। तब भी 50-60 हजार सब्सक्राइबर उसके होंगे, लेकिन पता नहीं कि इतना सब कंटेंट देखेंगे आप, उसमें सब NCERT पर बेस्ड मूवीज हैं, सारी मूवीज हाई क्वालिटी मूवीज है सारी की सारी। आप पूरी थ्योरी जो है वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो NCERT की थ्योरी को मूवीज में कन्वर्ट किया गया है। तब भी पता नहीं कि शायद हमें लगता है कि हम लोगों में ही कोई कमी रही होगी जो इतना चैनल को आगे नहीं प्रमोट हो पाया वो। लेकिन ये दिल के करीब प्रोजेक्ट है। अभी फिलहाल इस कोरोना काल में 6 महीने से इस पर मूवीज बनना थोड़ी बंद हो गई, क्योंकि हमारी टीम ओवर एंगेज हो गई है, काम बढ़ गया है लगातार। तो अभी हम लोगों को नया रिक्रूट कर रहे हैं, एंड देन चैनल फिर से नई अपनी मूवीज को क्रिएट करना शुरू करेगा। जो मूवी है, मूवी का टाइटल है, आप डालिएगा केवल गूगल पे, स्टोरी ऑफ चार्ल्स डार्विन बायोमेंटर्स, स्टोरी ऑफ चार्ल्स डार्विन बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म से बायोमेंटर फिल्म डालेंगे आप, तो ये मूवी खुल के आएगा सामने। और फैंटास्टिक मूवी है, वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवी से ये एक है, जरूर देखिएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। खैर, मैंने कहा ना, वक्त जो है वो बदल जाता है, कि वक्त का जो है वो एक बात ध्यान रखना हमेशा, कि कभी भी ना अपने आप को कभी भी कमतर मत समझना, क्योंकि क्या होता है, टाइम फ्रेम जो है बदलते देर नहीं होती है। डार्विन जहाज पर चढ़े और डार्विन जहाज से उतरे, बहुत बड़ी कहानी में अंतर था, ट्विस्ट था। आज डार्विन के कारण कैप्टन फिट्जरॉय को याद कर रहे हैं, आज डार्विन के कारण उनके पिताजी का नाम आ रहा है, आज डार्विन के कारण उनके जहाज का नाम आ रहा है, डार्विन के कारण आज जो है वो गैलापागोस आइलैंड्स का नाम आता है, डार्विन के कारण छोटी छोटी चिड़ियाओं का, डार्विन फिंचेस बोलते हैं, उनका नाम आता है। डार्विन 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 सब जुड़ गया उनसे आके, मैग्नेट जैसे बन गए वो। हालांकि कैप्टन फिट्जरॉय जो है, उनकी जिंदगी का जो आखिरी समय था बड़ा ट्रेजिक था। ये लास्ट क्लास में जब इनकी उम्र बढ़ी तो ये पॉलिटिशियन बन गए थे, पॉलिटिशियन बन गए, प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, लेकिन ये बड़े उदास थे। पता है आपको, इनको सेलिंग का इतना शौक था, जब ये ओल्ड हुए, जब सरकार ने मदद करने से मना कर दिया, तो इन्होंने एक जहाज खुद का बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने HMS एरोगेंट। HMS एरोगेंट। लोग बोलते थे तुम अकड़ू हो, तो फिट्जरॉय ने अपने जहाज का नाम ही रख लिया HMS एरोगेंट। हम किसी की नहीं सुनते भाई, अपने आप की भी नहीं सुनते हम, उस लेवल का घमंड था। आदमी अच्छे थे, आदमी बुरे नहीं थे, लेकिन
चूंकि इनको बहुत अधिक जो है वो था कि चीजें में रिकॉर्डिंग हो, मैं बहुत आगे जाऊं, नेपोलियन जैसा महान बनूं। तो लाइफ में कभी ना कभी जो है वो कई बार क्या होता है कि जो मैंने कहता हूं ना, हमेशा कई लोग हार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बताऊं, हार जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सीख होती है। आप प्रयास करते रहेंगे तो शायद जीत जाएंगे आपके, और मान लो जीत नहीं भी मिलती है तो सीख तो मिलता है ना हमको। सुसाइड कर लिया इन्होंने, खुद का गला खुद ही काट के सुसाइड कर लिया। खैर, ये आप रेड कलर से जो देख रहे हैं, ये एचएमएस वीगल का जो है का मैप है कि कहां से कहां गया। यूरोप से निकला, ये यूरोप से निकल के पहले साउथ अमेरिका गया, साउथ अमेरिका के सारे आइलैंड्स को देखा इसने। उसके बाद ये जो है वो अफ्रीका से होता हुआ जो है वो कहां गया, ऑस्ट्रेलिया। मतलब बड़ा लंबा पाथ जो है इसने तय किया, बहुत लंबा के। एचएमएस वीगल ने जो रेड वाला ये सारा हिस्सा उसने कवर किया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जब लौट के आए, अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी सुनिए, बड़ा मजेदार है। चार्ल्स डार्विन जब लौट कर आए ना, तो डार्विन को एक बीमारी हो गई, ट्रिपनोसोमा क्रूज़ी, चागास डिजीज, ठीक है। चागास डिजीज इनको हो गया कि ट्रिपनोसोमा क्रूज़ी जो होता है वास्तव में हम कहते हैं कि एक तरह का जो है ये प्रोटोजोआ होता है, उसके चलते इनको ये एक बीमारी हो गई। इनको जो है चागास डिजीज बोलते हैं, इसको के कीड़े के काटने से होती है। तो ये काफी दिन तक बीमार रहे। जब लौट के आए ना जहाज यात्रा से, तो ये कई लोगों से मिलने, इनको फीवर रहा, इनको चक्कर आ जाया करता था कि चलते चलते जो है गिर जाया करते थे। डार्विन बहुत बीमार पड़ गए और 4-5 साल बीमार रहे। अब क्या करे, कमरे में, अब बीमारी भी समझ में ना आए उस समय, तो कमरे में बंद रहते थे। अपना जो भी उन्होंने उस समय लिखा था, जो भी एविडेंस जुटाए थे, उन पर सोचते थे वो। सोचिए लाइफ में कई बार अपॉर्चुनिटी कैसे आती है। चार्ल्स डार्विन यदि बीमार ना पड़ते तो अपनी जितनी भी चीजें उन्होंने इकट्ठी उनके ऊपर उतना सोच नहीं पाते वो। उन्होंने इतना सोचा लिखा। टाइम कैसे पास करे आदमी, सोचते थे, लिखते थे, और उससे क्या हुआ, उससे जो है वो उनकी बुक तैयार हो गई। डार्विन ने अपनी बीमारी के दौरान ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिख डाला। उन्होंने अपने सारे फॉसिल एविडेंस का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट को पढ़ा उन्होंने, और पढ़कर अपने कंक्लूजन पर पहुंचे वो, और लिखी बुक उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन वर्सेस गॉड, डिड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कॉज ए क्लैश बिटवीन चर्च एंड साइंस। सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना आपसे कि डार्विन की बुक जैसे ही निकली ना, तो पूरा दुनिया भर में हल्ला मच गया। सारे चर्च अगेंस्ट में हो गए, सारे लोगों ने जुलूस निकाला, रैली निकाली कि हैंग डार्विन, जेल डार्विन, सारी कॉपी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की लो और डिस्ट्रॉय कर दो इसकी। क्या बात करता है ये। लेकिन 19th सेंचुरी में थोड़ा सा वक्त बदला था, थोड़ा लोगों में चेतना थी, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल जो है वो बढ़ चुकी थी। तो कई सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो डार्विन के साथ भी खड़े थे। कहते हैं डार्विन यदि एक आम परिवार में होते तो शायद से वो कुचल दिए गए होते। डार्विन के पिताजी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, डार्विन के नानाजी एक प्रोमिनेंट व्यक्ति थे, डार्विन एक अच्छे परिवार को बिलोंग करते थे। डार्विन के सामने जो है वो एक अच्छी सी वॉल खड़ी हुई थी कि लोग उन तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे थे, और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी, उन्होंने एक साइंटिस्ट के दल को अपने साथ के लिए बताया उन्होंने, और साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ भाई डार्विन जो बोल रहे हैं गलत क्या है इसमें, ऐसे तो विज्ञान आगे बढ़ेगा। विवाद तो हुआ। अब आते हैं एनसीईआरटी पे, इतनी कहानी सुनने के बाद कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग ए सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा के दौरान जो भी प्रेक्षण हुए किए गए, इन ए सेल शिप कॉल्ड एचएमएस वीगल अराउंड द वर्ल्ड। क्या देखिए साफ साफ लिख के, यानी डार्विन जो है उन्होंने अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे वो कब किए उन्होंने, जब उन्होंने एक जहाज पर यात्रा की, उस जहाज का नाम था एचएमएस वीगल, ठीक है। Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree, not only among themselves but also with the life form that existed millions of years ago. ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि चार्ल्स डार्विन ने एक जहाज पर यात्रा किया और क्या निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि जितनी भी अभी जीवित लाइफ फॉर्म है, एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं, वे सब एक दूसरे के साथ समानता को दर्शाते हैं। और ये समानता केवल उनके आपस में नहीं है, बल्कि उनके पहले, यानी आज के मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो जीवित जीव प्रेजेंट थे उनके साथ भी वो समानताएं शेयर होती हैं। मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवित जीव का एक कॉमन पूर्वज रहा होगा, इसलिए ये सिमिलरिटीज देखने मिलती हैं।
ठीक है। Many such life forms do not exist anymore के वो कहते हैं कि आज के पहले कई फॉसिल्स थे, कई ऐसे लाइफ फॉर्म थे जो आज नहीं मिलते हैं, लेकिन उससे प्रेजेंट के जीव समानता बतलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपस में कोई संबंध है, कोई नाता है। There had been extinction of different life forms in the years gone by just as new form of life arose at different period of history of earth। वो कहते हैं कि पुरानी प्रजातियां जो आज नहीं दिखाई पड़ रही हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं और नई प्रजातियां लगातार बन रही हैं, जो कि सीधा सीधा उस कंसेप्ट का जो है वो विरोध करता है, जो कहता है कि प्रजातियां स्पीसीज स्टैटिक हैं, जो बना है वो वैसा ही बना हुआ है, इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, क्या हो रहा है प्रकृति में, कई सारी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो रही हैं, वो जा रही हैं और नई प्रजातियां उनका स्थान लेती जा रही हैं। मतलब ये एक प्रकार से सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार क्रमिक विकास हो रहा है और यही इवोल्यूशन है। देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, कहता है कि जितने भी जीवन के रूप हैं वो धीमे धीमे बन रहे हैं, क्योंकि पुराने हट रहे हैं और नए फॉर्म बन रहे हैं, और शायद बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एडॉप्टेशन, या ऐसा कहते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन, या इसकी वजह हो सकता है। ठीक है। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, वो कहते हैं कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी जनसंख्या में जितने भी जीव होते हैं वो सारे 100% एक दूसरे की कॉपी नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, कुछ थोड़े से कुछ कैरेक्टर में अधिक रखते हैं, कुछ कैरेक्टर कुछ किसी में कम होते हैं। मतलब एक पॉपुलेशन के सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition, भाई सिंपल सी बात है कि देखिए, हम इमेजिन करते हैं, छोटा सा किस्सा इमेजिन करते हैं कि एक 10 लोगों का एक ग्रुप था, मान लीजिए 10 लोगों का एक ग्रुप था, और वो 10 लोगों के ग्रुप में 2-3 लोग ऐसे थे जो बहुत तेज दौड़ने में समर्थ, दे आर वेरी गुड एथलीट, उनकी बॉडी बिल्ट और तेज दौड़ना जो है वो तेज दौड़ पाते थे। 10 लोगों में 2-3 लोग ऐसे थे जो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते थे, बॉडी बड़ा स्टिफ था उनका। इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, एक जानवर, मांसाहारी जानवर या टाइगर पीछे पड़ता है, तो तेज दौड़ने वाले तेज दौड़ के आगे निकल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जो तेज नहीं दौड़ पाए थे वो टाइगर की पकड़ में आते हैं, टाइगर पकड़ कर खा लेता है। मरा कौन? मरा वो जिसमें कुछ कम था, मरा वो जो तेज नहीं दौड़ पाया, मरा वो जो तेजी से पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, टाइगर ने पकड़ लिया। प्रकृति में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है ना, वो भी एक टाइगर के समान है कि जितने जीवित जीव है सब पर वो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई हुआ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कौन सर्वाइव कर पा रहा है? अच्छा, वो 4 सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो बच जाएंगे, अपने जैसे और जीव प्रोड्यूस कर देंगे, और बाकी जीव जिंदा बचने की प्रॉब्लम है, रिप्रोड्यूस कहां से कर पाएंगे भला? तो प्रॉब्लम ये है कि उनका वो खत्म होते चले जाएंगे। वो प्रकृति हर समय एक चैलेंज फेंकती है, एक चुनौती देती है, और प्रजातियों को उस चुनौती को फेस करना पड़ता है, और जो बेटर होता है वो बच जाता है, जो बेटर नहीं होता वो हट जाता है। बात इतनी सी है। ठीक है। तो वे कैरेक्टरिस्टिक, दोस कैरेक्टरिस्टिक व्हिच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस इंडोर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। अब वो कहता है कि पॉपुलेशन में, एक जनसंख्या में सारे जीव एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें वेरिएशन होते हैं जब कभी जो है, और ये वेरिएशन में से कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो कुछ जीवों को दूसरों से बेहतर बनाते हैं, ताकि वो बेहतर नॉरिशमेंट ले पाए और ग्रो कर पाए, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा पाए। वो मतलब ये जीवित जीवों को जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। जिंदा रहना है तो सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतर होगा वो जिंदा बचेगा, और प्रकृति उसका चयन करेगी, वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे आता है फिटनेस, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, भूलने के फिटनेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कि फिटनेस का मतलब होता है कि जीवित जीवों का वो समूह जिसमें कैरेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे कि वो वहां पे जो बदलती हुई कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, अपने जैसी अधिक पॉपुलेशन को रिप्रोड्यूस करेगा। फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, फिटनेस का मतलब है प्रजनन करने की क्षमता, कि कोई जीवित जीव अपने जैसे कितने जीवित जीव छोड़कर जाता है, जितने अधिक जीवित जीव वो प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब वो वहां के लिए वो
अडॉप्टेड है, तभी तो उसकी जनसंख्या बढ़ने लगेगी उसकी, तो वो हाई फिटनेस शो करेगा। और जो जीवित जीव को जिंदा रहने के लाले पड़ रहे हैं, जिंदा नहीं रह पा रहा, वो कैसे रिप्रोड्यूस भला करेगा, उसकी जनसंख्या कम होने लगेगी, लो फिटनेस पे जाएगा वो। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? द फिटनेस according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. very important। क्या मैंने कहा ना, फिटनेस का संबंध है रिप्रोडक्शन से, फिटनेस का संबंध है प्रजनन से। मतलब यह है कि डार्विन जो है वो क्या बतलाते हैं कि कोई प्रजाति को, यदि किसी स्पीसीज को हम बोलते हैं कि उसका हाई फिटनेस लेवल है, फिटनेस लेवल अधिक है, इसका मतलब है कि वो अधिक रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपने जैसे अधिक जीवों को वहां पर स्थापित कर सकती है, स्टैब्लिश कर सकती है। ठीक है, hence those who are better fit in the environment leave more progeny than other। देखिए मैंने कहा ना, जो बेटर फिटनेस वाले होंगे अधिक संतानों को वो उत्पन्न करेंगे। ठीक है, चलिए, these therefore will survive। अब जिनकी अधिक संतानें होंगी, अधिक सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो फिट है, वहां पे अडॉप्टेड करके रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं उनके, और उनको प्रकृति चयन कर लेगी। ठीक है, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और यही इवोल्यूशन की मैकेनिज्म है। मतलब यह है कि प्रकृति में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, फिटनेस वर्ड यहां पे यूज किया हमने। फिट जो होगा सर्वाइव करेगा, मतलब मोर प्रोजनी को, अधिक प्रोजनी को वो छोड़कर जाएगा। ठीक है, एंड उसका क्या होगा? उसका होगा नेचुरल सिलेक्शन होगा उसका। ठीक है, ये एक घटनाक्रम है पूरा, डार्विन ने बतलाया। अब डार्विन के साथ में एक नाम और जुड़ता है, वो है अल्फ्रेड रसल वॉलेस। ठीक है, क्या नाम है उनका? अल्फ्रेड रसल वॉलेस के, ये नाम जुड़ता है कि अल्फ्रेड रसल वॉलेस जो है वो डार्विन के को वर्कर कहे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ने सेम टाइम पर सेम टाइप की खोज कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो है वॉलेस का संबंध गैलापागोस आइलैंड से नहीं है, ये मले आर्चिपेलागो, इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया के जो आइलैंड हैं उनको एक जमाने में मले आर्चिपेलागो बोलते थे, उनको हम मले आर्चिपेलागो बोलते थे हम। आर्चिपेलागो का मतलब होता है आइलैंड का एक समूह, के जो द्वीप है उनका एक समूह जो आर्क के शेप में होता है, जो आर्क के शेप में होता है, ऐसे आइलैंड के समूह को हम आर्चिपेलागो बोलते हैं। तो मले आर्चिपेलागो जो आज का इंडोनेशिया है, वहां पर ये काम कर रहे थे। वॉलेस का पूरा रिसर्च, इंटरेस्टिंग बात है, पूरा काम जो है डार्विन के समान था। डार्विन गैलापागोस आइलैंड पर रिसर्च करके आए थे, वहां की चीजों को का रेफरेंस दे रहे थे। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई, उस समय तक वॉलेस जो है वो डार्विन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉलेस चूंकि एक, मैंने कहा ना, वॉलेस कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं थे, इसलिए इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया मीडिया का, तमाम लोगों का, जो डार्विन को मिला। बाद में जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद में और इसके वर्जन्स लिखे गए और काम इसके ऊपर हुआ, तो वॉलेस को एज ए को वर्कर के रूप में माना गया। वॉलेस के एविडेंस को फिर बाद में चार्ल्स डार्विन ने भी रिकॉग्नाइज किया और उसको यूज भी किया उन्होंने। ठीक है, वॉलेस का रेफरेंस भी अपनी बुक में दिया उन्होंने, बाद के जो एडिशंस थे उसके अंदर। फिर डार्विन पर जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट, जब डार्विन जहाज की यात्रा पे थे तब माल्थस की एक चिट्ठी उनको मिली, थॉमस माल्थस की। थॉमस माल्थस जो है वो एक प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले व्यक्ति थे, और इन्होंने बताया कि प्रकृति में एक बड़ी अजीब बात है कि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है, और जो फूड की सप्लाई है वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ती है। मतलब जो पॉपुलेशन है 1 से 2 हुआ, 2 into 2 4 हुआ, 4 into 4 16 हुआ, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती है। फूड बढ़ता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फूड बढ़ता है। तो फूड अर्थमेटिक तरीके से बढ़ता है और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है। यदि ऐसा होता रहा तो एक दिन किसी को भोजन नहीं मिलेगा, सब मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केवल वही सरवाइव कर पाते हैं जो उस फूड को अवेल कर पाते हैं, उस फूड तक पहुंच पाते हैं और उस फूड के लिए संघर्ष करते हैं वे। तो यहां से डार्विन को आइडिया मिला, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रकृति में सभी जीवित जीव जिंदा नहीं बचते हैं, कई सारे जीवित जीव जो है वो संघर्ष के दौरान खत्म हो जाते हैं।
जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ये आइडिया मिला है ना कि क्यों प्रकृति में बैलेंस बना हुआ है, और वो आइडिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन पर बहस था। ठीक है, उस पर इसको बहस किया गया। ये देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं चार्ल्स डार्विन ओल्ड एज में और एल्फ्रेड रसल वॉलेस ओल्ड एज में। ठीक है ना, ठीक। डार्विन लिखते हैं इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव। डार्विन कहते हैं कि मजे की बात है कि आप लोगों को लगता होगा कि जो सबसे मजबूत है, सबसे स्ट्रांग है, वो प्रजाति सबसे अधिक जिंदा रहेगी, बचेगी। वो ऐसा नहीं है। डार्विन कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि जो सबसे बुद्धिमान होगा वो बचेगा। डार्विन कहते हैं कि देखो एक बात समझ लो, ये जीवन का बड़ा गूढ़ ज्ञान है। वो कहते हैं कि सबसे मजबूत प्रजाति या सबसे इंटेलिजेंट प्रजाति बचेगी, वो ही ग्रो करेगी आगे, ये जरूरी नहीं है। केवल वही प्रजाति बचेगी और वही स्पीसीज आगे ग्रो करेगी जो बदल सकने की क्षमता रखती होगी, विच इज हैविंग कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट। जो समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है ना, वही जीवित बचेगा, वही बचेगा। कितनी बड़ी पते की बात है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। वो जो बदल सकती है वो बचेगी। ठीक है, अब पिक्चर में आते हैं। जब डार्विन की कहानी सुनी गई, डार्विन ने बताया, डार्विन को लेके बहुत लोग काम कर रहे थे, तब पिक्चर में आते हैं लेमार्क। अब लेमार्क की अपनी एक नई कहानी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो कहते हैं भैया जो हम सीखते हैं अपने जीवन में ना, वो अगली पीढ़ी में चला जाता है। जिराफ था, जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी, जो जिराफ जो है वो लंबी गर्दन के जो जिराफ थे, जिराफ ने ऊपर के पत्तियों के खाने के लिए अपनी गर्दन को उसने लंबा किया, ऊंचा किया, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। डार्विन कहते हैं ऐसा नहीं है भैया, लेमार्क के ऐसा नहीं है। दरअसल वही जिराफ बचे जिनकी गर्दन लंबी थी, वो पत्तियों को ले पाए। छोटी गर्दन के जिराफ खत्म होने लगे, पत्तियां नहीं मिल पाती थी उनको। नेचुरल सिलेक्शन बोलता है कि केवल वे जिराफ फेवर किए गए जिनकी गर्दन लंबी थी। लेमार्क कहता है कि उचक उचक के गर्दन लंबी हो गई उनकी। खैर, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की बात करें हम, लेमार्क पर बाद में बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, देखो अब यहां पर माल्थस की थ्योरी को डार्विन ने यूज किया, इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपने कंक्लूजन में पहुंचे। वो कहते हैं हर दुनिया की हर प्रजाति में रिप्रोडक्शन की प्रचुर क्षमता होती है। हर जीवित जीव चाहता है कि उसके जैसे और सारे जीवित जीव जो है वो बने। ओवर प्रोडक्शन, एवरी स्पीसीज टेंड टू प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल देन कैन सर्वाइव टू मैच्योरिटी के। मतलब हर जीवित जीव जो होता है, प्रजाति जो होती है, वो इतने जीवित जीवों को प्रोड्यूस करती है, बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है, लेकिन केवल कुछ जो होते हैं वो मैच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। वेरिएशन की बात करते हैं, जितनी भी एक पॉपुलेशन में जीवित जीव होते हैं उनमें कुछ ना कुछ विविधताएं होती हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कुछ जीवित जीव रहते हैं उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण वो थोड़ा अधिक सर्वाइव कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। और वो जीवित जीव उस पर्टिकुलर जगह के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी पॉपुलेशन में संख्या बढ़ने लगती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे आप, देखिए कि सफेद रंग के जो एनिमल है, जो लाइट कलर एनिमल है, वो शुरू में संख्या में अधिक थे, डार्क कलर एनिमल कम थे। लेकिन कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसा वेरिएशन आया, कुछ ऐसी घटना घटी इन्वायरमेंट में कि ब्लैक कलर के जीव जिंदा बचने लगे और जो डार्क कलर के जीव सर्वाइव करने लगे, लाइट कलर के जीव मरने लगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा तो देखिए आने वाली जनसंख्या में ब्लैक कलर के, डार्क कलर के जीवों की संख्या बढ़ गई। यहां पे डार्क और लाइट कलर बेसिकली हम यहां पे केवल इंडिकेटिव पर्पस से यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई पॉपुलेशन किस स्ट्रक्चर में थी और आने वाले समय में किस स्ट्रक्चर में पहुंचेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन में जो जीवित जीव हैं उनमें किस तरह के वेरिएशंस प्रेजेंट हैं और वो वेरिएशन क्या आगे इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट करने में काम आते हैं या नहीं आते हैं, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, यदि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो इन्वायरमेंट में रहने के लिए अधिक सक्षम बना रहा है तो वैसे जीवित जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन क्या बोलता है कि जीवित जीवों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि हर प्रजाति के मेंबर्स को फूड के लिए, अपनी रहने की जगह के लिए, स्पेस के लिए, अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, और जो शिकारी जीव होते हैं उनको जो है वो तेज दौड़ना पड़ता है ताकि वो शिकार को पकड़ सके। और जो शिकार होता है उसे कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने होते हैं कि वो अपनी जान को बचा सके।
चीता तेज दौड़ता है ताकि भोजन मिल जाए उसको। इंसेक्ट पत्ती के रंग का दिखाई पड़ा, देखिए इमेज में एक लीफ इंसेक्ट फाइलियम है, बिल्कुल लीफ के समान दिखाई पड़ रहा है। अंतर कर पाना मुश्किल है ताकि छिप जाए, बचा ले जान अपनी, हर एक अपना कोशिश कर रहा है। इस पर एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार जंगल की बात है, एक चीता होता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है धरती पर। चीता होता है और वहीं पर जो है वो एक खरगोश कहीं घास खा रहा होता है। चीता देखता है कि अच्छा रैबिट, चलो ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट हो गया, आज ब्रेकफास्ट करते हैं। चीता रैबिट के पीछे पड़ता है। अब खरगोश दौड़ता है, तबड़े 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 दौड़ दो, मतलब घोड़े ऐसा नहीं दौड़ता, खरगोश खरगोश जैसे दौड़ता है, सूं करके दौड़ा पीछे पीछे चीता आ रहा है, वो भी तेज दौड़ रहा है 120 माइल पर आवर की स्पीड में। क्या दौड़ेगी कोई कार, एकदम तेज दौड़ता है। खरगोश और तेज दौड़ता है और एक बिल में जाके, अपने बिल में जाके घुस जाता है। चीता बोलता है अरे भाई खरगोश, अंदर से खरगोश बोलता है बाहर नहीं आऊंगा, पागल समझे क्या, खा जाएगा तू मेरे को। अरे मैं नहीं खाऊंगा, मेरी एक बात का उत्तर दे दे बस। बोला क्या? बोला मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तो अंदर से तू एक बात का उत्तर दे दे, जो मेरे को बड़ा मन में लग रही बात। वो खरगोश पूछता है क्या पूछना है? एक तो खाने सुबह सुबह दौड़ गया मेरे पीछे और ऊपर से क्वेश्चन भी कर रहा है। मुझे यह पूछना है कि मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था मैंने कि चीता सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। मैं इतना तेज दौड़ा, पूरी दम के साथ दौड़ा मैं, लेकिन तब भी तू मुझसे बच गया और बिल में जाके घुस गया। तो किताबों में गलत लिखा है क्या? खरगोश बोला भाई साहब पर्पज का अंतर है। कैसे? अरे उद्देश्य का अंतर है। अरे बता दो कैसे? तुम ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ रहे थे, हम जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। बताओ किसका एफर्ट ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट वाले का एफर्ट तो केवल एक टाइम का खाने का है, उसकी तो पूरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। तेज दौड़ेगा, सफलता तो मिलेगी चाहे कोई कितना ही तेज क्यों ना हो। कहानी का सार यह है बेटा कि कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि आप जान बचाने के दौड़ने के समान आप पढ़ रहे हैं ना कि यही है मेरा उद्देश्य, इसको मैं पाकर ही रहूंगा, तो चीता कितना ही तेज क्यों ना हो, मेरा खरगोश जीत जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए लौट के आते हैं वापस से। तो मले आर्चिपेलागो पर जो है, जो मैंने कहा कि मले आर्चिपेलागो की बात करें यहां पे, तो ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा बेटा आपको, एक सेकेंड जरा। तो चलिए, हाँ, तो मैं आपको बता देता कि मले आर्चिपेलागो पर किसने काम किया? अल्फ्रेड रसल वॉलेस। अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने जो है मले आर्चिपेलागो पर काम किया उन्होंने के, और उन्होंने जो है ओरंगुटान और भी कई वर्ड्स के बारे में स्टडी किया, और इनका जो पूरा कंक्लूजन था वो चार्ल्स डार्विन के समान ही था वो। ठीक है, लेट्स अस आल्सो एनसीईआरटी देता है, आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वॉलेस ए नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मले आर्चिपेलागो, इंडोनेशियन आइलैंड है, had also come to similar conclusions around the same time। यानी बिल्कुल जब डार्विन ने अपने कंक्लूजन दिया उसी समय पर जो है मले आर्चिपेलागो पर स्टडी किया था वॉलेस ने, उन्होंने भी सेम कंक्लूजन दिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम apparently न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने बताया कि समय के साथ साथ नए जीवों का विकास होता है। यह बतलाया किसने? अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने बतलाया। All the existing life form share similarities and share common ancestor। के डार्विन भी यही बात बोलते थे और वॉलेस भी यही बात बोलते थे कि सभी जीवित जीव जो हैं वो अपने पूर्वजों के साथ समानता को बतलाते हैं, और जो इस बात की ओर इशारा करता है कि सबके पूर्वज कॉमन रहे होंगे, एक समान पूर्वज रहे होंगे। ठीक है, However, these ancestors were present at different time period of the history of earth। अलग अलग समय काल में, अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग एरा में, अलग अलग इपॉच में ये रहे होंगे, पर ये है कि हाँ रहे हैं और इसके बाकायदा हमको एविडेंसेस मिलते हैं। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं कि पृथ्वी का जो इतिहास है ना वो जीवों के इतिहास के बारे में भी बतलाता है। वो कहते हैं कि यदि आपको इवोल्यूशन को समझना है तो आपको अर्थ को भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार अर्थ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बदले हैं, किस प्रकार के जीव आते चले गए, किस प्रकार के समय काल में किस तरह के जीव प्रेजेंट थे। ये बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है अर्थ की ज्योग्राफी के साथ भी। ठीक है, ए कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन टू द अर्थ इज वेरी ओल्ड, not thousands of year
as thought earlier but billions of years के। अब धर्म की उस बात को भी नकार दिया गया कि अर्थ केवल 4000 साल पुरानी है। कहा गया नहीं, अर्थ जो है बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, केवल 4000 वर्षों में ये सब कुछ नहीं हो सकता है। कार्बन डेटिंग ने इस बात की प्रूफ कर दिया। उन्होंने कार्बन डेटिंग ने बता दिया भैया ये अर्थ तो बहुत ही पुराना है, 4000 वर्ष तो कुछ भी नहीं सामने इसके। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में इसके आगे की बात करेंगे हमके। तो आज के एपिसोड में हमने डार्विन, वैलेस, फिट्जरॉय, बहुत सारी बातें समझी हमने एचएमएस बीगल के बारे में। और मैंने पहले भी आपसे कहा है इवोल्यूशन को हल्के में मत लीजिएगा। एक स्टोरी है, कहानी है, और कहानी को कहानी के समान सुनिए, समझिए। आप लेक्चर में इतना कुछ पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे बेटा। ठीक है ना, लेक्चर थोड़े लंबे हो सकते हैं इसमें, लेकिन बोर नहीं होंगे कभी भी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.